वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 141। वही धानी की बात सुन धैर्य उसे अपने एक भोहे चढ़ा के घूरते हुए बोला, और मैं तुम्हें ये बात कब बताता, जब तुम बेहोश थी तब, या फिर जब तुम पैनिक कर रही थी तब। धैर्य टोंट भरे लहजे में बोला, जिसे सुन धानी बड़ी सी स्माइल कर फोन पिक कर लेती है। पर इससे पहले वो कुछ भी बोले धैर्य ने फोन को होल्ड पे किया और धानी से कहा, तुम्हारे साथ कल जो भी हुआ वो बात अभी तक दिव्या को नहीं पता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि उसे पता चले, पर अगर तुम उससे शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। पर एक बात याद रखना, हो सकता है ये सब जानने के बाद उसके अंदर डर घर कर ले, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना, धैर्य ने कहा और फिर से अपनी डेस्क पे चला गया और अपना काम करने लगा। वही धानी धैर्य की बातें सुन पूरी तरह शॉक्ड हो गई और हैरान भरी नजरों से धैर्य को देखने लगी। धैर्य को उसके साथ साथ उसकी बहन की भी फिक्र हो रही थी और ये बात धानी हजम नहीं कर पा रही थी। धानी काफी देर तक धैर्य को हैरानी से एकटक देखते ही रही, पर फिर उसका ध्यान मोबाइल के रिंग होने से टूटा। दिव्या फोन के पिक हो जाने के बाद काफी देर तक हेलो हेलो करती रही, पर जब धानी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फोन कट कर दोबारा फोन लगा दिया। इस बार धानी दूसरे ही रिंग में फोन उठा लेती है और एक नजर धैर्य को देख हेलो बोली। वही फोन के दूसरी तरफ से दिव्या पूरे पैलेस में गुस्से में घूमते हुए धानी पे बरसते हुए बोली, दीदी तू कहाँ है? मैं कल से आई हूँ यहाँ पैलेस में और तुझसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कोई भी तुझसे मिलने नहीं देता, खासकर जीजू का असिस्टेंट वो चमगादड़। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तू जीजू के चक्कर में मुझे भूल गई? देख दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तू मेरे हिस्से का प्यार जीजू को नहीं दे सकती। दिव्या के मन में जो भी आ रहा था वो बोले जा रही थी और बेचारी धानी अपने सर पे हाथ रख दिव्या की बकवास सुने जा रही थी। दिव्या करीब 5 मिनट तक बोलने के बाद शांत होने से पहले बोली, दीदी तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कम से कम कुछ तो बोल। धानी एक गहरी सांस ले, अगर तेरा हो गया हो तो मैं बोलूं कुछ? दिव्या मुंह बनाते हुए, तेरे कहने का मतलब क्या है दीदी कि मैं ही बोलती रहती हूँ हमेशा, तुझे कुछ नहीं कहने देती मैं? दिव्या नाराज होते हुए बोली। धानी थकी हुई आवाज में, नहीं मेरा बच्चा तू कहाँ कुछ कहती है? तू तो एकदम शांत रहने वाले लोगों में से है जिसे बस दूसरे ही परेशान करते हैं। तूने तो आज तक कभी एक मच्छर तक को नहीं मारा है और कभी लाइफ में किसी को पलट के जवाब तक नहीं दिया है तूने। धानी दिव्या को बहलाते हुए बोली। धानी की बात सुन जहां दिव्या के चेहरे की चमक बढ़ गई वहीं धैर्य को एक झटका सा लगा और उसे खांसी आने लगी। धैर्य को खांसी आता देख धानी ने बिना कुछ सोचे समझे फोन कट कर दिया और धैर्य के पास भाग के आई और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, धैर्य अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? कहते हुए धानी ने पास में रखा पानी का ग्लास उठा धैर्य को पिलाने लगी। धैर्य धानी के हाथ से पानी का ग्लास ले उसे पूरा पी जाता है और एक गहरी सांस ले धानी को देखते हुए बोला, अपनी बहन को इतना भी ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ और इतनी ज्यादा भी झूठी तारीफ उसकी मत करो कि उसे जानने वाला इंसान ये सब पचा ना पाए। धैर्य धानी को प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए बोला। और वही धानी ने धैर्य की सारी बातों को सुना तो पर उसे दूसरे कान से निकाल भी दिया और चेहरे पे मीठी सी स्माइल लिए बोली, धैर्य क्या मैं दिव्या से मिलने जा सकती हूँ? धैर्य अपना काम करते हुए, हम जाओ मिल लो उस तूफान से, पर एक बात का ख्याल रखना, पैलेस के बाहर कदम रखने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना वरना इस बार मैं क्या कर जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता, धैर्य ने सख्त लहजे में कहा। जिसपे धानी ने सिर्फ सर हिला के हाँ में जवाब दिया और वहां से चली गई। धैर्य जाती हुई धानी को गहरी नजरों से कुछ देर देखता है फिर अपना काम करने लगा। धानी को अभी स्टडी रूम से गए करीब 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी स्टडी रूम में एक आदमी आया। उसने धैर्य को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और कहा, बॉस ये उन पिल्स की रिपोर्ट है जिन्हें मैम लेती है, कहके उसने एक फाइल धैर्य के आगे बढ़ा दिया। धैर्य ने उस आदमी से उस फाइल को लिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। धैर्य का इशारा पा वो आदमी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद धैर्य उस फाइल को खोल पढ़ने लगा और पढ़ के हैरान हुआ जब उसकी नजर मोटे मोटे अक्षरों से लिखे उन वर्ड्स पे गई, द टैबलेट सेंट फॉर अ सैंपल इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व्हिच अ वुमन टेक्स सो दैट शी डज नॉट बिकम प्रेग्नेंट। जो दवाइयां सैंपल के लिए भेजा गया है वो गर्भनिरोधक गोली है जिसे औरत इसलिए लेती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। धैर्य ने जैसे ही इन मोटी मोटी अक्षर में लिखे इन लाइन्स को पढ़ा वैसे ही उसके होश उड़ गए। वो अपनी जगह से खड़ा हो फिर से पूरी फाइल को पढ़ने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि धानी इस तरह के पिल्स भी ले सकती है। उसने उन फाइल्स को घूर के देखते हुए खुद से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, धानी मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसने कहा और उन फाइल्स को ले स्टडी रूम से निकल पैलेस से बाहर चला गया। कुछ ही देर में धैर्य उस लैब में पहुंच गया जहां से ये रिपोर्ट्स आई थी। धैर्य लैब में पहुंचते ही अपने पेंट के पॉकेट से अपनी फुली लोडेड गन निकाल ऊपर की तरफ शूट करता है। गुस्से में शूट करने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां पे भगदड़ मच जाती है। धैर्य भगदड़ देख और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर से हवा में एक बार और शूट करता है। इस बार के आवाज से वहां पे एक पिन ड्रॉप साइलेंट छा जाता है और सबके सब धैर्य को डरी हुई नजरों से देखने लगे। सबके सब अभी बुरी तरह से कांप रहे थे। धैर्य की आंखें अभी गुस्से में सुर्ख लाल थी। धैर्य सभी को बुरी तरह घूरते हुए बोला, ये रिपोर्ट किसने रेडी की है? धैर्य फाइल के सभी को दिखाते हुए बोला।
उस फाइल को सभी ध्यान से देखते हुए एक आदमी की तरफ देखने लगे डरी हुई नजरों से। धैर्य सभी की नजरों को जब एक ही आदमी पे पाता है तो उस पे अपनी गन पॉइंट करते हुए गुस्से में बोला, तूने ये रिपोर्ट रेडी की है? तेरा ही नाम डॉक्टर बत्रा है। डॉक्टर बत्रा डर से बुरी तरह कांपते हुए, जज जी सर ममा मैं ही बब्बत बत्रा डॉक्टर बत्रा हूँ। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से इन शब्दों को कहा। डॉक्टर बत्रा की हामी सुन उसके पास आया और उसके सर पे अपनी गन रख गुस्से में बोला, लगता है तुझे अपनी लाइफ से प्यार नहीं है, इसलिए तूने ऐसी झूठी रिपोर्ट मुझे भेजने की हिम्मत की, कह के धैर्य गन लोड करने लगा। डॉक्टर बत्रा धैर्य से डरी हुई आवाज में, सर मैंने गलत रिपोर्ट नहीं बनाई है। आपने जो पिल्स की डब्बी मुझे भेजी थी उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही थे, जिन्हें मैंने कई बार जांचा, उसके बाद मैंने ये रिपोर्ट बनाई है सर। डॉक्टर ने डरी हुई आवाज में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और डॉक्टर की बात सुन धैर्य उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है? वो मेरे बच्चे को अपनी कोख में नहीं रखना चाहती है, यही कहने का मतलब है तेरा? धैर्य गुस्से में चीखते हुए बोला। जिसपे डॉक्टर ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है मेम को खुद ही ना पता हो कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है। डॉक्टर धैर्य का गुस्सा शांत करने के लिए बोला, पर धैर्य का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया और वो डॉक्टर के सर पे गन से और भी ताकत लगाते हुए बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरी बीवी बेवकूफ है जिसे कोई भी एरा गहरा कुछ भी देके चला जाएगा और वो उसे यूज करने लगेगी। पर तेरे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि वो खुद वेल ट्रेंड नर्स रह चुकी है, इसलिए उसे कोई भी दवाइयों के मामले में फूल नहीं बना सकता। धैर्य ने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा। एपिसोड 142, जिसपे डॉक्टर ने कहा, सर अगर आपको मेरी रिपोर्ट पे यकीन नहीं है तो आप फिर से किसी दूसरे लैब में ये टेस्ट करा सकते हैं सर, पर आप जितनी बार भी ये टेस्ट कराएंगे रिजल्ट यही आएगा, डॉक्टर ने पूरे यकीन से कहा। जिसे सुनते ही धैर्य की पकड़ गन से ढीली पड़ने लगी। उसे ये सब सुन के ऐसा लगा जैसे वो अपनी हिम्मत खो रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई, पर उसने खुद को संभाला और फिर से अपनी पकड़ गन पे मजबूत कर कहा, मैं उन पिल्स की फिर से जांच इससे भी बड़े लेबोरेटरी में करवाऊंगा और अगर रिजल्ट ये नहीं आया तो तुझे मेरे हाथों से मरने से खुद भगवान भी नहीं बचा पाएगा, धैर्य ने कहा और वहां से चला गया। धैर्य लैब से बाहर निकल अपनी कार में बैठ कुछ देर कुछ सोचने लगा, फिर अपना फोन निकाल रेहान को उसने कॉल किया। रेहान ने पहली ही रिंग पे कॉल पिक कर लिया और कहा, यस बॉस, मैंने तुम्हें जिन टेबलेट्स को लैब टेस्ट के लिए भेजा था क्या वो टेबलेट्स अभी भी है तुम्हारे पास? धैर्य ने कहा। उसे टेस्टिंग के लिए सैंपल की जरूरत थी और क्योंकि उसने पूरी डिब्बी ही रेहान के हाथ में दे दिया था इसलिए फिलहाल उसके पास कुछ नहीं था टेस्ट के लिए। पर जो गलती धैर्य ने की थी वही गलती रेहान ने भी की। उसने भी पूरी की पूरी डिब्बी को ही टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, पर फिलहाल उसे मामले की गंभीरता के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने नॉर्मल वे में कहा, बॉस मैंने वो पूरी डिब्बी लैब टेस्ट के लिए भेज दिया था, इसलिए अभी मेरे पास वो पिल्स या उसकी डिब्बी कुछ भी नहीं है। धैर्य जो कि पहले ही गुस्से में था वो रेहान की बात सुन और भी ज्यादा भड़क उठा और बोला, रेहान मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है वो पिल्स फिलहाल मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? धैर्य गुस्से में चिल्लाया। जिसे सुन रेहान हैरान हो गया और शांत लहजे में बोला, बॉस पहले आप अपने आप को शांत करिए और फिर मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए। रेहान ने कहा तो धैर्य को शांत होने के लिए था, पर धैर्य ऐसे में कहाँ शांत होने वालों में से था। वो वैसे ही गुस्से में बोला, रेहान मैं अभी काफी ज्यादा शांत हूँ। अगर मैं आज शांत ना होता तो आज जो तुमने गलती की है उसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लेता। अब बोलो जो बोलना है, धैर्य सख्त लहजे में बोला। जिसे सुन रेहान को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और वो बोला, बॉस जैसा कि मैम उन पिल्स की डब्बी को अपने पस में लेके घूमती है इसका मतलब वो पिल्स उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो पिल्स मैम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसकी एक्स्ट्रा डिब्बी को उन्होंने संभाल के रखा होगा अपने पास अपने सामान में। तो अगर आप बॉस हेलो। रेहान को जब दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती तो वो फोन को कान से हटा के चेक करता है तो पाता है धैर्य ने फोन काट दिया था। रेहान फोन डिस्कनेक्ट हुआ देख एक गहरी सांस ले अपना काम करने लगा फिर से। धैर्य रेहान की आधी बात सुन फोन कटकर अपनी कार को फास्ट स्पीड में ड्राइव करते हुए पैलेस की ओर लेके जाता है। वो कुछ ही देर में पैलेस पहुंच कार को मैन गेट के पास रोक उसमें से गुस्से में निकल अंदर बढ़ जाता है और लंबे कदम बढ़ाते हुए रूम की ओर बढ़ जाता है। वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका गुस्सा पैलेस में सभी महसूस कर सकते थे, जिसकी वजह ये थी कि धैर्य रास्ते में आने वाली हर चीज को धक्का देके गिराते हुए आगे बढ़ रहा था। धानी और दिव्या वही लिविंग एरिया में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनका भी ध्यान चीजों के और लोगों के गिरने से टूटा। धानी तो पूरी हैरान हो गई धैर्य को इतना ज्यादा गुस्से में देख, और दिव्या पूरी तरह डर गई। जल्दी से धानी के पास आ उससे लिपट के, दीदी ये जीजू को क्या हो गया? वो अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? धानी दिव्या को खुद से दूर कर अपनी जगह से खड़ी होते हुए, दिव्या तू हॉस्टल जा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, धानी ने कहा और वो ऑलमोस्ट भागते हुए धैर्य के पीछे रूम की तरफ चली गई। धैर्य और धानी का रूम। धैर्य कमरे में पहुंच क्लोजेट में जा धानी की चीजों को निकाल के ऑलमोस्ट फेंकते हुए उन पिल्स की डब्बी को ढूंढने लगा।
धानी जो कि अभी कमरे के बाहर ही थी और डोर के हैंडल को पकड़ डोर को खोलने ही जा रही थी, वो चीजों को गिरते हुए सुन अंदर से डर से कांपने लगी। उसे डर की वजह से पसीने आने लगे। उसके हाथ डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वही धैर्य ने ऑलमोस्ट धानी की सारी चीजों को फर्श पे फेंक दिया था और अब वो धानी के जितने भी पस थे उन पस में पिल्स की डब्बी को ढूंढने लगा। धानी के पास काफी सारे पस थे, वो भी ब्रांडेड, जिन्हें धैर्य ही उसके लिए लेके आता। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो वो उसके लिए ड्रेसेस के साथ मैचिंग पस तक लाता और अभी एक पूरा कबर्ड सिर्फ पस से भरा था, जिनमें से कई पस को धानी ने हाथ तक नहीं लगाया था। आज वो सारे के सारे पस धैर्य के हाथों चिंदी बन रहे थे। धैर्य ने ऑलमोस्ट 15 से 20 पस को फाड़ दिया था उनमें डिब्बी को ढूंढते हुए। वही धानी भी अब तक हिम्मत कर अंदर आ चुकी थी और क्लोजेट में पहुंच अपने सामने ये सर्वनाश देख दंग रह गई। उससे भी ज्यादा दंग वो तब हुई जब उसने धैर्य के हाथ में उन पिल्स की डब्बी को देखा। उसके तो पैर के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। वो बड़ी बड़ी आंखें कर उस डिब्बी को देखते हुए धैर्य से बोली, धैर्य, आप मेरी चीजों को यूं फेंक क्यों रहे हैं? और ये मेरी विटामिन की गोलियों की डब्बी को आपने क्यों ले रखा है? दजिए मुझे, कहते हुए धानी धैर्य के हाथ से उस डब्बी को लेने गई, पर धैर्य ने अपने हाथ को पीछे कर लिया और धानी के उस हाथ की कलाई को मोड़ के धानी के पीछे कर धानी से कड़क आवाज में बोला, क्या सच में इस डिब्बी में विटामिन की ही गोलियां हैं? बोलो धानी। धैर्य धानी की कलाई को और भी ज्यादा पीछे की तरफ मोड़ते हुए कड़क आवाज में बोला। और धैर्य का ऐसे धानी की कलाई को मोड़ना उसे दर्द पहुंचाने लगा, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। धानी अपने आंसू को धैर्य से छुपाने की कोशिश करते हुए, हाँ, इसमें विटामिन्स की ही टैबलेट है, जिन्हें मैं अक्सर लेती हूं जब भी मुझे कमजोरी फील होती है। धैर्य धानी की कलाई को और भी ज्यादा मोड़ते हुए, तुम्हें पता है धानी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए सच बोलो। धैर्य अभी पागल हो चुका था। उसे अब उन रिपोर्ट्स पे यकीन होने लगा था और इसी वजह से उसके दिल को धानी के आंसू पिघला नहीं पा रहे थे। उसने जैसे ही धानी की कलाई को और ज्यादा कस के मोड़ा, धानी के मुंह से दर्द से भरी आवाज आए, आह धैर्य, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मेरे हाथ को, धानी दर्द में करहाते हुए बोली। जिसपे धैर्य ने धानी की कलाई को छोड़ धानी को अपनी तरफ पलटा और उसकी कमर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ते हुए बोला, सच बोलो धानी, सच बोलोगी तो शायद दर्द कम होगा मुझे और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा, पर अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं पागल हो जाऊंगा और पागलपन में मैं क्या कर जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता, धैर्य ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा। उसकी आंख से अभी लाल हो चुकी थी गुस्से में और रह रह के आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें देख धानी का दिल डर की वजह से कांप तो रहा था, पर उस पे तरस बबी उसे उतना ही आ रहा था और इसी वजह से वो सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। धानी अपनी सारी हिम्मत बटोर के धैर्य की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में, मत पूछिए धैर्य इन पिल्स के बारे में, आपको दर्द होगा और मैं आपको दर्द नहीं देना चाहती। धैर्य धानी की कमर पे अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए, धोखे में रह के हर पल दर्द सहने से अच्छा है कि सच का सामना करके उन सारे दर्द को एक साथ सह लूं, इसलिए सच कहो और सच के अलावा कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना, धैर्य सख्त लहजे में बोला। जिस पर धानी ने सिर्फ कुछ शब्द कहा, गर्भ निरोधक दवाइयां हैं इन डिब्बी में, जिन्हें मैं अक्सर लिया करती थी ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो सकूं। धानी ने बस कुछ शब्द ही कहा और अपना सर नीचे कर रोने लगी सुबक सुबक के, क्योंकि इसके आगे का अंजाम क्या होने वाला है ये वो बहुत अच्छे से जानती थी और इसी वजह से वो डर रही थी और धैर्य को नहीं बता रही थी, पर क्योंकि धैर्य को उसने खुद ये सच बताया इसलिए वो अभी काफी ज्यादा डरी हुई थी। एपिसोड 143। धैर्य के बार बार फोर्स करने पे धानी को ना चाहते हुए भी वो सच बताना पड़ता है, जिसे छुपाने के लिए उसने ना जाने क्या क्या किया था, पर फिर भी आज वो सच धैर्य के सामने आ गया और धैर्य के पैर के नीचे से उस सच को सुन के जमीन ही मानो खिसक गई हो। उसकी पकड़ अचानक धानी पर से ढीली हो गई। वो बेसुध सा हो फर्श पे बैठ गया। कुछ समय तक तो उसे किसी तरह का एहसास होना ही बंद हो गया था। धानी धैर्य की ऐसी हालत देख उसके पास बैठ, धैर्य, मैं इन पिल्स को वैसे भी कुछ समय में बंद करने वाली थी, इसलिए प्लीज आप अपने दिल पे कोई बात मत लीजिए और भूल जाइए कि मैं ऐसी कोई पिल्स लेती भी थी। धानी धैर्य को एक्सप्लेनेशन दिए जा रही थी लगातार और उसे समझाए जा रही थी, पर धैर्य को जैसे कुछ सुनाई ही देना बंद हो गया था। धानी ने जब देखा कि धैर्य कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो धैर्य के गाल को थपथपाने लगी और बोली, धैर्य, आप सुन तो रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? धैर्य, मैं सच कह रही हूँ, मैं इन पिल्स को बंद करने वाली हूँ बहुत जल्द, धानी भरे गले से बोली। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जिनकी वजह कुछ तो डर था और कुछ धैर्य के अभी के हालात। धानी के थपथपाने से धैर्य होश में आया और उसकी ओर देखते हुए उसकी कलाई को पकड़ उसने नॉर्मल वे में बोला, क्यों लेती थी तुम इन पिल्स को धानी? जब तुम्हें पता था कि मैं हमारे बच्चे को तुम्हारी कोख में देखने के लिए कितना बेचैन हूं तो तुमने क्यों इन पिल्स को लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ रहना एक मजबूरी हो और तुम मुझे छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रही हो, इसलिए तुम बच्चा नहीं चाहती थी? धैर्य धानी को शक भरी नजरों से एक टक घूरते हुए बोला, जिसपे धानी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, धैर्य, ये आपकी गलतफहमी है। मेरे दिल में ऐसा कोई भी ख्याल एक पल के लिए भी नहीं आया। जिस पल मैंने आपसे शादी की उस पल मैं दिल और आत्मा से आपकी हो गई थी और जिस्म तो आपका कब का हो चुका था।
और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लेके आपसे दूर जाऊं, धैर्य धानी मीठी आवाज में बोली। जिसे सुन धैर्य के भाव अचानक कड़क हो गए और उसने धानी को अपने लेप में खींच के जकते हुए कहा, अगर सब कुछ मेरा ही है तो क्यों तुमने मेरी चीज को बिना मेरी परमिशन के मिसयूज किया? क्यों तुमने इन पिल्स को लिया? तुम्हें पता था कि मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लिए मैं कितना ज्यादा बेचैन हूं, पर फिर भी तुमने मुझसे इस खुशी को दूर रखने के लिए साजिश की। वैसे ही जैसे मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया था, उन्होंने भी उनसे दूर जाने के लिए हर वो चीज किया जिससे उनका पीछा मेरे डेड से हमेशा के लिए छूट जाए, और वो हुआ भी। और अब तुमने भी वही किया, धोखा दिया है तुमने भी मुझे वैसे ही। मेरी राय तुम औरतों के लिए एकदम सही थी। तुम औरतें भरोसे के काबिल ही नहीं होती और प्यार के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं होती, धैर्य ने दर्द और गुस्से से भरी आवाज में कहा और धानी को पीछे की तरफ धक्का दे वहां से उठ के चला गया। धानी भी खुद को संभाल धैर्य के पीछे ऑलमोस्ट भागते हुए आई और उसके हाथ को पकड़ उससे पीछे से लिपट के बोली, धैर्य जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, पर प्लीज धैर्य ऐसे मत जाइए, मैं आपसे दूरी नहीं सह पाऊंगी। जानती हूं इस बार मेरी गलती है और इस गलती की जो भी सजा आप देंगे मैं सह लूंगी, पर धैर्य प्लीज ऐसे मत जाइए, धानी रोते हुए बोली। जिसपे धैर्य ने धानी को पहले तो खुद से दूर किया और फिर उसके बाजू को पकड़ अपने करीब कर कहा, मेरी नाराजगी और दरिंदगी को सहने की ताकत अभी तुम में है नहीं। तुमने जो धोखा मुझे दिया है उसका दर्द इतना गहरा लगा है इस दिल में कि अगर उसे मैं तुमसे शांत करने गया तो तुम उसे सह नहीं पाओगी, इसलिए मुझसे दूर रहो। और रही सजा की बात तो यही तुम्हारी सजा भी है, दूरियां अपने पति से, धैर्य ने कहा और धानी को धक्का दे वहां से चला गया। धानी धैर्य के धक्का देने पे फर्श पे गिर गई, पर फिर भी वो धैर्य को आवाज देते हुए बोली, धैर्य प्लीज मत जाइए, आपकी सजा और गुस्से को मैं झेल लूंगी पर आपसे दूरी में नहीं सह सकती, धैर्य प्लीज रुक जाइए, धानी रोते हुए चिल्लाती रही पर धैर्य नहीं सुना, वो पैलेस से जा चुका था। वही धानी और धैर्य की कुछ बातें नीचे लिविंग एरिया में खड़ी दिव्या ने भी सुन लिया और धानी अभी जिस तरह से धैर्य को रोक रही थी उसे देख दिव्या के तो होश ही उड़ गए, और जैसे ही धैर्य पैलेस से बाहर गया दिव्या भाग के धानी के पास आई और उसे खुद से चिपका के बोली, दीदी जीजू ऐसे नाराज क्यों हो गए? वो तो आज तक तुझसे कभी भी नाराज नहीं हुए ना, तो आज ऐसा क्या हुआ कि जीजू तेरे रुकने पे भी नहीं रुक रहे? दिव्या क्यूरियोसिटी और शोक के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ पूछी। जिसपे धानी रोते हुए बोली, उन्हें उन पिल्स के बारे में पता चला गया, पता नहीं कैसे उन्हें उन पिल्स के बारे में पता चला, जबकि मैंने उन पिल्स को विटामिन की डब्बी में भर के रखी थी और सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिब्बी ही थी मेरे पास और उसे भी मैं फेंकने वाली थी। वो पिल्स मेरी लाइफ से दूर जाते जाते तूफान मचा गए मेरी लाइफ में, धैर्य को मुझसे दूर कर दिया उन पिल्स ने, धानी रोते हुए बोली। दिव्या बस शांति से धानी की बात को सुने जा रही थी, उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, वो बस शांति से धानी के बाल को सहलाते हुए उसके शांत होने का वेट करने लगी। कुछ देर में जब धानी शांत हुई तो दिव्या ने उसे खुद से अलग किया और कहा, दीदी जीजू और तेरे बीच का रिश्ता बहुत गहरा है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी तोड़ नहीं सकता, तो इन पिल्स की कोई औकात ही नहीं है उन तूफान के आगे। जीजू बस तुझसे नाराज है, वो कुछ समय तुझसे दूर रहेंगे, फिर देखना तेरे पास ही आएंगे तुझसे फिर से प्यार करने, दिव्या एकदम शांत लहजे में धानी को समझाने लगी और दिव्या की ऐसी बातें सुन धानी सच में शांत हो गई। उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो रूम में जाके कुछ देर में रोते हुए सो गई। दिव्या धानी के सोने तक उसके साथ ही थी। धानी जब सो गई तो दिव्या भी धानी को एक कंबल से कवर कर रूम से बाहर आ गई और एक नजर मेन गेट की तरफ देख किसी को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ से दूसरी रिंग पे ही कॉल आंसर कर लिया गया। ये रेहान था जो कि ऑफिस में था और क्योंकि धैर्य ऑफिस नहीं आया था इसलिए उसके ऊपर वर्कलोड भर भर के था, पर उसके बाद भी जैसे उसे अपने मोबाइल पे दिव्या का नाम और उसका खूबसूरत सा क्यूट सा चेहरा दिखाई दिया तो उसके थक चुके चेहरे पे एक चमक आ गई और उसने फोन पिक कर कहा, बोलो मैडम कब आऊं खुद की इज्जत को लुटवाने, रेहान ने मजाकिया लहजे में कहा। जिसे सुन दिव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका मन अभी रेहान का गला दबा के उसे मारने को कह रहा था, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को कंट्रोल किया और शांत लहजे में बोली, रेहान मैं ऐसे किसी की भी इज्जत पे हाथ नहीं डालती, मम्मी कहती है ये सब गंदी आदतें हैं, दिव्या किसी मासूम से बच्चे की तरह बोली। जिस पर रेहान किसी शैतानी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोला, रियली अगर ये सारी गंदी हरकतें हैं तो कल तुमने जो मेरी इज्जत लूटी उसका क्या? अभी भी मेरे सीने पे तुम्हारे दांतों के निशान है और मेरे गले पे तुम्हारे नाखून के। तुम्हें पता है कल मुझे इन निशान की वजह से इतना दर्द हो रहा था कि मुझे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जंगली बिल्लियों से दूर रहना चाहिए। जंगली बिल्ली बहुत नोचती है। रेहान अपने आप को हंसने से रोकते हुए एक एक शब्द को सोच समझ के बोल रहा था। उसे पता था कि दिव्या अभी उसका खून पीने के इरादे से गुस्से में बलक रही होगी, और ये सच भी था। दिव्या जिसने रेहान को धैर्य के बारे में बताने के लिए फोन की थी, वो अब वो सब कुछ भूल के गुस्से में लंबी लंबी सांस लेने लगी और फोन पे ही चिल्ला के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली बोलने की? एक बार तुम मुझसे मिलो, उसके बाद देखो मैं कैसे तुम्हें नोच के खाती हूँ। कल तुम्हें सिर्फ इंजेक्शन लगवाना पड़ा ना, इस बार तुम्हें सीधे प्लास्टिक सर्जरी ही करानी होगी, दिव्या बहुत तेज से चिल्ला के गुस्से में बोली।
वो अभी इतने तेज से चिल्ला रही थी कि रेहान ने फोन को कान से दूर कर दिया था, पर फिर भी उसके कान में दिव्या की आवाज गूंजने लगी, वो भी जोर जोर से। और यहाँ पैलेस में सारे के सारे सर्वेंट दिव्या को हैरानी से देखने लगे, आंखें फाड़े हुए। ये तो अच्छा है धानी जिस रूम में है वो साउंड प्रूफ है, वरना वो तो बेचारी अपने दुख को भूल अपनी बहन को शांत कराने में लग जाती। एपिसोड 144। दिव्या ने रेहान को कॉल किया था उससे मदद मांगने के लिए, पर रेहान ने जो भी मजाक किया था उससे, उस वजह से वो बुरी तरह गुस्से में झुंझला गई और उसने गुस्से में चिल्ला के फोन रख दिया। दिव्या के यूं झुंझला के फोन रख देने की वजह से रेहान जोर जोर से हंसने लगा, पेट दबा के। काफी देर तक हंसे के बाद उसने खुद को संभाला और खुद से कहा, शादी के बाद तुझे बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी रेहान, क्योंकि तेरी बीवी खुद किसी शैतान बच्चे से कम नहीं है। कह के रेहान जोर जोर से हंसने लगा। बेचारे को ये भी नहीं पता कि उसने मजाक मजाक में कितनी बड़ी मुसीबत मोड़ ले ली। खैर छोड़ो, दिव्या और रेहान के दिल धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से ही एक हो चुके दिल दर्द में थे एक दूसरे की वजह से। धानी कमजोरी की वजह से सो तो गई थी थक हार के, पर सोते हुए भी उसके आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। और वही धैर्य पैलेस से बाहर निकल हमेशा की तरह एक बार में पहुंच जाता है। उसके पैलेस में उसका अपना बार था, पर क्योंकि फिलहाल दिव्या पैलेस में थी और धानी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए धैर्य ऐसे पब्लिक बार में आया और एक एक करके शराब की बोतलों को खाली करने लगा। धैर्य शराब की बोतल्स को खाली करके उन्हें फेंकते हुए नशे में, सारी औरतें एक जैसी होती है, स्वार्थी और धोखेबाज, किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। जिसने जन्म दिया उसने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसे उसके बुरे दिनों की याद दिलाता था, और जिससे प्यार किया, जिसके साथ रिश्ता निभाने के लिए मैंने सब कुछ किया, उसने भी मुझे धोखा दे दिया। क्यों किया तुमने ऐसा धानी मेरे साथ, क्यों? धैर्य गुस्से में चिल्ला के बोला और गटागट शराब सीधे बोतल से गले के नीचे उतारने लगा। उसने करीब 1 घंटे में ही 4 से 5 बोतल्स को खाली कर दिया था। धैर्य तो गुस्से और दुख में चूर था, पर उसके दुश्मनों ने उस पे बराबर नजर बना के रखी थी। एक आदमी कुछ दूरी पे बैठा लगातार धैर्य पे नजर रखे हुए धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था और सामने बैठे इंसान से नॉर्मल वे में बातें भी कर रहा था, ताकि किसी को उसके इरादों पे शक ना हो। वो आदमी करीब 1 से 2 घंटों तक धैर्य पे नजर गड़ाए रखे रहा, फिर सामने बैठे इंसान से स्क्यूज मी बोल वहां से वॉशरूम में जा किसी को कॉल कर बोला। बॉस, लगता है किसी लड़की ने धोखा दिया है धैर्य सिंह रायजादा को। वो बार बार किसी धानी का नाम ले रहा है। ऐसा लगता है ये धानी नाम की लड़की इस धैर्य के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उस आदमी ने कहा। और फोन के दूसरी तरफ जो आदमी था उसने उससे कुछ कहा और फिर फोन कट कर दिया। उस आदमी की बात सुन धैर्य की जासूसी कर रहे आदमी के चेहरे पे एक तीखी मुस्कान आ गई और वो फिर से अपनी जगह पे जाके बैठ गया और धैर्य की जासूसी करने लगा उसी तरह से। यहाँ धैर्य दोपहर से लेकर रात तक बार में बैठा गम में डूबा हुआ था, और वहां धानी पैलेस के मेन गेट पे जाने कब से एक ही जगह पे खड़ी धैर्य का वेट कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसने अभी पैरों में कुछ भी पहन के भी नहीं रखा था, जिस वजह से उसके पैर लाल हो चुके थे। उसके आसपास पैलेस के गार्ड्स और सर्वेंट्स खड़े उससे जाने कब से पैलेस के अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर धानी वैसे ही अपनी जगह पे खड़ी धैर्य का वेट कर रही थी। गार्ड्स को धानी का यूं खड़े रहना मेन गेट पे डरा रहा था। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि अगर धैर्य ने धानी को ऐसे देख लिया तो वो धानी को तो कुछ नहीं करेगा, पर उन सबकी बेन जरूर बजा देगा। और वो लोग इस चीज में धानी से मदद भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि अगर वो धानी से मदद मांगते तो धैर्य धानी के सामने उन्हें माफ तो कर देता, पर फिर उसके बाद वो उन सभी को दोगुना बड़ी सजा देता। इसलिए वो बस धानी से रिक्वेस्ट ही कर सकते थे पैलेस में अंदर जाने के लिए। धानी करीब 2 से 3 घंटे तक धैर्य का बाहर खड़े वेट करती रही, पर जब इतने समय में भी धैर्य नहीं आया तो धानी मजबूरी में पैलेस के अंदर चली जाती है। धानी को पैलेस के अंदर जाता देख सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स की जान में जान आती है और वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिव्या गुस्से में रेहान के बंगलों में पहुंच जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के रेहान को बुलाती है, पर जब काफी देर बाद भी रेहान नहीं आता तो वो वही हॉल के सोफे पे गुस्से में बैठ रेहान का वेट करने लगती है। रात के करीब 9 बजे के आसपास रेहान बंगले में आता है ऑफिस से थका हारा। उसके चेहरे को ही देख के लग रहा था कि आज उसने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम किया है। उसने अभी हॉल में अपने कदम रखे ही थे कि उसे खुद पे किसी की जलती नजरों का एहसास होता है। उस एहसास से उसे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए वो तुरंत सतर्क हो जाता है और अपनी नजर चारों तरफ घुमा के देखने लगता है। तो उसे सामने एक बड़े से सोफे पे दिव्या दिखाई देती है, जो उसे देख रही थी गुस्से में, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधे एक पैर पे दूसरे पैर को चढ़ाए। थकावट की वजह से रेहान दिव्या के गुस्से को नोटिस नहीं कर पाता और उसके पास नॉर्मल वे में आते हुए बोला, अरे आज ये जंगली बिल्ली जंगल से बाहर निकल मेरे घर में क्या कर रही है। एक तो दिव्या पहले से ही गुस्से में थी, ऊपर से रेहान का उसे फिर से जंगली बिल्ली कह के चिढ़ाना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देता है, और वो अपनी जगह से खड़ी हो गुस्से में रेहान के करीब आते हुए बोली, ये जंगली बिल्ली आज तुम्हारे घर तुम्हारा खून पीने आई है। आज मैं तुम्हारा खून करके खुद फांसी पे लटक जाऊंगी, दिव्या ने कहा और वो रेहान पे झपट पड़ी उसका गला दबाने।
उसने रेहान को धक्का देके फर्श पे गिरा दिया और उसके ऊपर बात उसके गले को जोर जोर से दबाने लगी और चिल्ला के बोली, आज मैं खून कर दूंगी तुम्हारा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगी मैं। उसने इतना ही कहा था कि रेहान ने दिव्या के दोनों हाथ की कलाई को मजबूती से जकड़ उसे अपने करीब खींच पलट के फर्श पे अपने नीचे कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि दिव्या कुछ समझ ही नहीं पाती और रेहान को हैरानी से देखने लगी। रेहान दिव्या के दोनों कलाई को वैसे ही जकड़े हुए धीमी आवाज में बोला, मेरा खून करना है तो कर लो, वो भी शौक से, पर खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना, वरना मैं मरने के बाद भी भूत बनके तुम्हें परेशान करूंगा और ऐसे ही इरिटेट करते रहूंगा। रेहान अपनी बात कह दिव्या को एक टक शांति से देखने लगा। रेहान और दिव्या अभी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। दोनों को एक दूसरे की सांस एक दूसरे पे महसूस हो रही थी। दिव्या, जो कि कुछ देर पहले बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो अब शांत होने लगी थी रेहान की बातें सुन के। दिव्या रेहान की आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा फील करना समझी में उससे बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे खा जाओगे? देखो, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। मम्मी कहती है मुझमें से बदबू भी बहुत आती है। दिव्या अपनी बात कह रेहान को मासूमियत से देखने लगी और उससे अपने दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रेहान, जिसकी आंखों में हवस भरी थी दिव्या के लिए, वो अब कहीं गायब हो जाती है दिव्या की बातें सुन के, और वो उससे मजाकिया लहजे में बोला, पर मेरे लिए तो तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टी डिनर लंच सब कुछ हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दिन रात पीऊं और रोज तुमसे अपनी भूख शांत करूं। रेहान सेडक्टिव वे में बोला, जिसे फील कर पहले तो दिव्या का दिल धड़कने लगा, पर जब उसने रेहान की कही हुई बातों को सुना तो डर से उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान देखो, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ। मुझे खाके तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज से कभी भी तुम्हारे आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। दिव्या ऑलमोस्ट रोते हुए गिड़गिड़ा के बोली। पहले तो रेहान को दिव्या को परेशान करने में मजा आ रहा था, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने दिव्या को डरा दिया है तो उसने दिव्या के हाथ को छोड़ा, उसके कमर को जकड़ उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगा पैशन के साथ। करीब 10 से 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे पूरे पैशन के साथ। पर जाने दिव्या को क्या हुआ, अचानक उसने रेहान को खुद से झटके से दूर कर दिया। रेहान दिव्या के ऐसे करने पे हैरान हो उसे देखने लगा और बोला, दिव्या ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे रोमांस के बीच किस बीच तुमने मुझे खुद से दूर धक्का क्यों दिया? दिव्या चेहरे पे अभी एक शर्मिंदगी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। रेहान दिव्या को ऐसे पहली बार देख रहा था, जिस वजह से उसे दिव्या के लिए फिक्र होने लगी। वो दिव्या के करीब आ उसके चेहरे को अपने हाथ में भर, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ऐसे हिचकिचाओ मत दिव्या। दिव्या रेहान के हाथ पे अपने हाथ रख, जीजू को पता चल गया है कि दीदी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी और इस वजह से वो दीदी से नाराज होकर कहीं चले गए हैं, इसलिए दीदी गिल्ट में रोए जा रही है। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी, पर तुमने मुझे जंगली बिल्ली बोला तो मैं वो सब भूल गई, पर अभी फिर से याद आ गया वो सब मुझे। दिव्या सर नीचे कर मासूमियत में सब कुछ रेहान से बता देती है, जो भी सुबह उसने देखा था। रेहान, जो कि दिव्या की मासूमियत और उसकी चंचलता का कायल पहले से था, वो अभी और ज्यादा कायल होते जा रहा था। दिव्या भले ही रेहान से इमोशनल भरी बातें कर रही थी, पर रेहान को कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस मासूम सी दिव्या के चेहरे पे अभी जो कूट कूट के मासूमियत भरी थी उसे निहार रहा था। एपिसोड 145। दिव्या अभी रेहान से जिस मासूमियत के साथ रेहान से बात कर रही थी, धानी और धैर्य के बारे में, उससे रेहान किसी और दुनिया में खो गया है और रेहान को देख ये साफ पता चल रहा था कि उसकी सेंसस ने अभी काम करना बंद कर दिया है। उसने किया भी वही। रेहान दिव्या की सोच के अपोजिट जाके उसकी चिन को झटके में ऊपर उठा उसके होंठों को अपने होंठों से लॉक कर देता है। वो अभी दिव्या के पूरे होंठों और उसकी टंग सभी का स्वाद मजे से ले रहा था। दिव्या तो पूरी तरह हैरान ही हो गई थी रेहान के ऐसे बिहेवियर से। वो रेहान को खुद से अलग करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। वो रेहान के सीने पे अभी अपने मुक्कों से बरसात कर रही थी और लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान पे तो जैसे अभी नशा चढ़ा था। उसने दिव्या के मुक्के को अपने मजबूत हथेलियों में जकड़ लिया और उसे वैसे ही किस करते हुए उसके हाथ को उसके पीठ पे लगा, उसे अपने और भी करीब कर किस करने लगा। रेहान करीब 20 मिनट तक दिव्या को किस करता रहा। इन 20 मिनट में दिव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया। उसे अब सांस भी लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। रेहान को किस करते हुए जब अपने चेहरे पे कुछ गिला गिला सा एहसास हुआ तो उसने झटके में दिव्या को खुद से अलग कर दिया। रेहान से अलग होते ही दिव्या अपने गले पे हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगी। वैसे सांस तो अभी रेहान की भी फूल रही थी, पर क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है इसलिए उसे इन सब की आदत है, इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। पर दिव्या की तो हालत एकदम बुरी थी। दिव्या को आराम मिले इसलिए रेहान दिव्या की पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम सच में बहुत कमजोर हो दिव्या, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है तुम्हें। रेहान दिव्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, जिसे सुन दिव्या रेहान को घूरने लगी। वो अभी अपनी सारी तकलीफ को भूल रेहान को बहुत ही बुरी तरह घूरते हुए बोली, तुम एक नंबर के वेम्पायर हो और चिंपंजी भी। मुझे ना तुम्हारे पास मदद के लिए आना ही नहीं चाहिए था। मैं ही पागल थी जो तुम जैसे गोरिल्ला से मदद मांगने आ गई। दिव्या गुस्से में बड़बड़ा के वहां से जाने लगी, पर रेहान ने तभी दिव्या को उसकी कलाई से पकड़ा और उसे अपने करीब खींच अपनी बाहों में झटके में भर लिया।
उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अपने दीदी और जीजू के प्यार पे भरोसा करो, वो एक दूसरे से ज्यादा समय दूर नहीं रह सकते। और जहां तक रही बात बॉस की, तो वो तो तुम्हारी दीदी से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। देखना सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान दिव्या की पीठ को सहलाते हुए शांत लहजे में बोला, जिसे सुन दिव्या रेहान से अलग हो उसे देखने लगी और बोली, क्या सच में सुबह तक दीदी और जीजू के बीच सब ठीक हो जाएगा? दिव्या रेहान की ओर मासूमियत से देखते हुए धीमी आवाज में बोली, जिसे सुन रेहान ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। रेहान की हामी देख दिव्या के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े से कमरे में एक आदमी काले कलर का कोट पेंट पहने एक आलीशान से काउच पे बैठा था। वो सिगरेट की कशले उसके धुएं को ऊपर की ओर स्टाइल में छोड़ते हुए सामने खड़े आदमी से कुछ कहने का इशारा करता है। उस आदमी ने जिसे कुछ कहने का इशारा किया था, ये वही आदमी था जो बार में धैर्य की जासूसी कर रहा था और अभी अपना सर झुकाए उस आदमी के सामने खड़ा था जो कि उसका बॉस और धैर्य का राइवल था। वो आदमी सामने बैठे आदमी का इशारा पा, सर जैसा आपने कहा था धैर्य सिंह रायजादा का मैंने पूरे दिन पीछा किया है। वो पूरे दिन आज बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी धानी नाम की लड़की ने धोखा दिया है। उस लड़की के धोखे की वजह से बेचारा धैर्य बहुत बुरी तरह से टूटा है। इस बार उस आदमी के दिल में धैर्य के दर्द को देख के दर्द उठ रहा था। उसे अभी धानी नाम की लड़की पे गुस्सा आ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा। उस आदमी की बात सुन सामने चेयर पे बैठा इंसान तीखी स्माइल करते हुए सिगरेट की कशे वैसे ही स्टाइल में कंटिन्यू हवे में उड़ाने लगता है। धैर्य के बारे में इतनी बात जान के उस आदमी के चेहरे पे जीत भरी स्माइल आ गई। धैर्य की जासूसी कर रहा आदमी अपनी बात खत्म कर अपना सर झुका उसी जगह पे खड़े उस आदमी के कुछ कहने का वेट करने लगा। वो आदमी अभी सिगरेट की कश ले ही रहा था सुकून से कि तभी उसके पास एक और आदमी आया और उसने कहा, सर कल शाम को आपकी और मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा की मीटिंग है, उन गन्स से रिलेटेड जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप काफी सालों से लेने की कोशिश कर रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे धैर्य सिंह रायजादा की वजह से। उस आदमी की बात सुन काउच पे शान से बैठा आदमी किसी शैतान की तरह हंसने लगा, हा 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 हा, अब मजा आएगा धैर्य सिंह रायजादा, बहुत बार हारा हूं मैं तुझसे पर अब तेरी बारी है हारने की। बस एक बार उस औरत का पता चल जाए जिसने तुझे बेवकूफ बनाया। वो लड़की अगर मेरे हाथ लग गई तो उसके जरिए तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा। हा 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 हा। वो आदमी अपनी बात कह जोर से हंसने लगा। अगली सुबह धैर्य पूरी रात पैलेस नहीं आया था। धानी भी धैर्य का वेट करते हुए देर रात सोई थी पर फिर भी उसकी नींद खुल गई और वो सुबह सुबह उठ के अच्छे से रेडी हो धैर्य का वेट करने लगी। धानी रूम से निकल मेन गेट के पास आंखों में नमी लिए हुए खुद से, धैर्य एक बार आके बात कर लीजिए, मैं आपकी सारी गलत फहमियों को दूर कर दूंगी, प्लीज धैर्य आ जाइए। धानी बाहर की तरफ देखते हुए खुद से बोली। करीब 12 बजे के आसपास तक धानी वैसे ही खड़ी रही पर जब धैर्य नहीं आया तो वो फिर से उदास हो अंदर चली गई रूम में। धानी अभी अपने रूम में आई ही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल के रिंग होने से धानी के चेहरे की चमक बढ़ गई। वो ऑलमोस्ट भागते हुए मोबाइल के पास आई और बिना नंबर देख फोन पिक कर जोश भरे लहजे में बोली, धैर्य आपने मुझे माफ कर दिया। धानी चहकते हुए बोली। पर फोन के दूसरी तरफ किसी और की आवाज सुन उसका जोश पूरा फीका पड़ गया। मैम मैं रेहान हूँ, आपसे कुछ बताना था इसलिए मैंने आपको कॉल किया, रेहान हिचकिचाते हुए बोला। जिसपे धानी फीकी आवाज में बोली, हाँ बोलो रेहान क्या कहना है तुम्हें? आप कुछ भी करके बॉस को मना लीजिए, वो अपना ध्यान आप पर से हटाने के लिए सारा फोकस काम पे लगा दिया है और ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी से कड़ी मेहनत करा रहे हैं बॉस। कल रात से ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय ने पानी तक नहीं पिया है और खुद बॉस ने भी ना ही कुछ खाया है और ना ही कल रात से एक पल के लिए भी उन्होंने रेस्ट लिया है। इसलिए प्लीज मैम यहाँ आके अपने और बॉस के बीच की जो भी प्रॉब्लम है उसे किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए। रेहान ने हिचकिचाते हुए धानी से सारी बात बता दी और रेहान की बात सुन धानी के पसीने छूटने लगे। वो लड़खड़ाती जुबान से बोली, पर रेहान मैं धैर्य के परमिशन के बिना पैलेस से बाहर कैसे आऊं? वो मुझसे और नाराज हो जाएंगे तो। रेहान कॉन्फिडेंस के साथ, मैम आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, वादा करता हूं आप पर एक खरोच भी नहीं आएगी, पर प्लीज मैम यहाँ आइए और बॉस को मना लीजिए। रेहान अपनी बात कह शांत हो जाता है। धानी रेहान की पूरी बात सुन कुछ देर कुछ सोचती है फिर एक गहरी सांस ले बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ, पर एक बात का ख्याल रहे धैर्य ऑफिस से कहीं बाहर ना जा पाए। धानी ऑर्डर भरे लहजे में बोली, जिसपे रेहान ने सिर्फ यस मैम कह फोन कट कर दिया और कांच के उस और धैर्य को दूर से देखते हुए खुद से बोला, आई एम सॉरी मैम आपसे झूठ कहने के लिए, पर मैं क्या करूं, आप दोनों के बीच के इन फासलों को मैं देख भी तो नहीं सकता और इसलिए इतना झूठ तो बनता है, रेहान ने खुद से कहा और चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल ले वहां से चला गया। एपिसोड 146। धैर्य देर रात तक बार में था और ड्रिंक कर रहा था पर अब भी उसका दिल बेचैन होने था धानी के लिए। उसका मन अभी धानी को अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हो रहा था पर धानी ने जो गलती की थी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। इसलिए धैर्य अपनी उस बेचैनी को भुलाने के लिए ऑफिस चला गया और काम करने लगा। उसने अपने साथ बाकी के एम्प्लॉयज को भी वापस ऑफिस बुला लिया था और जितने भी पिछले काम थे जो कि पेंडिंग पड़े थे उन्हें खुद भी कर रहा था और एम्प्लॉयज से भी करा रहा था।
धानी उसे याद ना आए इसलिए उसने वो सब कुछ किया जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से उस पर से हट जाए। और क्योंकि रेहान भी रात से ही धैर्य के साथ काम में लगा हुआ था इसलिए उससे धैर्य की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। सोया तो वो भी पूरी रात नहीं था धैर्य की वजह से, पर फिर भी उसे अपनी नहीं बल्कि अपने बॉस की फिक्र सता रही थी, इसलिए उसने धानी से धैर्य के बारे में सच तो बताया पर बड़ा चढ़ा के, ताकि धानी अपना बेस्ट दे धैर्य को मनाने के लिए, और हुआ भी यही। रेहान ने धानी को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास फोन किया और धानी 4 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच भी गई अच्छे से रेडी हो। डीएसआर ऑफिस से पैलेस के बीच लगभग 1 घंटे की दूरी है। धानी ने सुबह से धैर्य के इंतजार में कुछ खाया भी नहीं था, पर जब उसे रेहान का फोन आया तो वो तुरंत हरकत में आई और सबसे पहले जाके उसने पेट भर के लंच किया और भाग के अपने रूम में जाके अच्छे से रेडी हो ऑफिस पहुंच गई। जिस काम में आराम से 3 से 4 घंटे लगते हैं, धानी ने उन सारे कामों को 2 घंटे में ही कर लिया। धानी अभी ऑफिस पहुंची ही थी कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। बारिश का मौसम हमेशा से धानी का फेवरेट मौसम था, इसलिए वो कार से उतर बारिश में भीगने लगी। धानी को ऐसे भीगता देख सभी हैरान हुए। पहले तो सभी गार्ड्स के पसीने छूट गए क्योंकि धानी अभी बिना किसी प्रोटेक्शन के थी और उस पर भी उसका अभी का लुक वो कातिलाना था। धानी ने अभी एक पतली स्ट्रिप वाली ब्लाउज के साथ नेट की लाइट रेड साड़ी पहनी थी। हल्की लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, छोटी सी बिंदी, खुले बाल में हल्का सा सिंदूर। धानी एकदम सिंपल सी हमेशा से रहती थी, पर तब भी वो धैर्य के दिल की घंटी बजा देती थी। पर अभी उसका ये लिबास, ऊपर से पानी की बूंदें उसके जिस्म को जिस तरह भिगो रही थी, उससे वो और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। उस पर भी उसके खूबसूरत से चेहरे की वो कातिलाना मुस्कुराहट। अभी धानी चलती फिरती कयामत लग रही थी। वो आए तो यहाँ धैर्य को मनाने थी, पर हमारी भोली भाली धानी बारिश में भीगने के चक्कर में फिलहाल सब कुछ भूल गई और बारिश के मजे लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ धैर्य, जो कि अभी भी धानी को भूलने के लिए काम में डूबा हुआ था, उसके केबिन में अचानक से नॉक होता है। धैर्य लैपटॉप पे अपनी उंगलियों को चलाते हुए कम इन बोल अपने काम में लग जाता है। धैर्य के कम इन कहते ही उसके केबिन का डोर जल्दी में खुला और धैर्य की पर्सनल सेक्रेटरी अंदर आ हड़बड़ाते हुए बोली, सर मैम बारिश में भीग रही है। धैर्य, जो कि काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, वो लापरवाही में बोला, तो मैं क्या करूं, जिसे भीगना है बारिश में भीगने दो। धैर्य अपने काम को वैसे ही करते हुए बोला। बेचारा इस बात से अभी दूर दूर तक बेखबर था कि उसकी सेक्रेटरी उसकी बीवी के बारे में खबर लेके आए है। वैसे इस बात को धैर्य की सेक्रेटरी ने भी फील किया, इसलिए वो एक गहरी सांस ले बोली, सर ऑफिस के बाहर आपकी वाईफाई है और वो बारिश में भीग रही है और उनके आसपास कोई गार्ड भी नहीं है। सेक्रेटरी धैर्य को अच्छे से समझाते हुए बोली। और सेक्रेटरी की बात जैसे ही धैर्य को समझ आई, वो पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत दूसरे लैपटॉप में ऑफिस के बाहर का C.C.TV फुटेज ऑन किया और धानी को बारिश में भीगता देख हैरान हुआ। उसने अभी तक धानी के लुक पे ध्यान ही नहीं दिया था। उसके लिए तो बस इतना ही काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज था कि धानी बिना किसी गार्ड के अकेले है, वो भी पब्लिक एरिया में। उसने जैसे ही धानी को ऐसे देखा, वो तुरंत केबिन से बाहर निकल ऑफिस के बाहर की तरफ भागा। धैर्य कुछ देर में ही बाहर आ गया। उसके साथ साथ उसके कुछ एम्प्लॉय और गार्ड्स भी आए बाहर। धैर्य ऑफिस के बाहर आया तो गुस्से और हड़बड़ाहट में था, पर जैसे ही उसकी नजर पूरी तरह से भीग चुकी धानी पे जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसने अभी सिर्फ एक फॉर्मल शर्ट और पेंट पहना था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा हॉट लत एंड टफ लग रहा था। बारिश की बूंदें उसकी बॉडी को भीगा रही थी, जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट और नसें शर्ट के ऊपर से भी अच्छे से विजिबल हो रही थी। और क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए उसकी आंखें लाल थी। पर बारिश की ये बूंदें उसके न सिर्फ दिल में लगी आग को ठंडी कर रही थी, बल्कि उसकी लाल आंखों को भी अब नॉर्मल कर रही थी। धैर्य के चेहरे पे भीगती हुई धानी को देख एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे कदमों से धानी की तरफ बढ़ा और झटके में धानी के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। धानी इस तरह की हरकत से पहले तो डर गई, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ये हरकत किसने की है, तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी दोनों मुट्ठी में धैर्य के शर्ट को जकड़ लिया और धैर्य से 1 इंच दूर हो उसे अपना सर उठा देखने लगी। धानी के ऐसे प्यार से देखने पे धैर्य ने उसकी कमर को अपनी मजबूत बाहों में मजबूती से जकड़ते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं तुम यहाँ क्या कर रही हो? धानी धैर्य की आंखों में देखते हुए, आपको मनाने आई थी और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगने, धानी ने मीठी सी आवाज में धीरे से कहा, जिसे सुन धैर्य के होंठों की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। धैर्य धानी की कमर पे अपनी पकड़ और भी मजबूत कर उसे अपने और भी करीब करते हुए, अच्छा, अगर मुझे मनाने आई थी तो यहाँ ऑफिस के बाहर क्या कर रही हो? मेरे केबिन में क्यों नहीं आए? धैर्य धानी की कमर को सहलाते हुए बोला। धानी को जैसे ही अपनी कमर पे धैर्य के रफ हाथ घूमते हुए महसूस हुए, उसकी सांसें थमने सी लगी और उसकी पकड़ धैर्य के शर्ट पे और भी मजबूत हो गई। धानी अपने होंठों कर किनारे को काटते हुए, धैर्य प्लीज मुझे छोड़िए, ये सब मत करिए कहके धानी ने अपनी नजरों को झुका लिया। पर धैर्य ने अगले ही पल धानी के चिन को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर की ओर किया और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ करूं और जो भी तुमने किया उसे भूल जाऊं? धानी धैर्य के सवाल करने पे जल्दी जल्दी में अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ धैर्य, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी।
कोई भी सीक्रेट आपसे नहीं रखूंगी, बस इस बार माफ कर दीजिए। धानी ने इस बात को पूरे दिल से कहा था। उसकी आंखों में अभी हल्की सी नमी भी आ गई थी इस बात को कहते हुए। वही धैर्य जो कि धानी से कुछ देर पहले तक बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो उससे इतना गुस्सा था कि उसे भुलाने के लिए उसने खुद को काम में डुबा लिया था। पर जैसे ही उसने धानी को देखा वैसे ही वो अपना गुस्सा तो भूल ही गया और धानी की गलतियों तक को भूल उसके पास आ गया। और अभी कुछ देर पहले जिस तरह से धानी ने माफी मांगी, उससे धैर्य का बचा कुचा गुस्सा भी छूमंतर हो गया और उसने धानी को अपनी बाहों में भर लिया। धैर्य ने अभी धानी को अपनी बाहों में अपनी पूरी ताकत लगा के जकड़ के रखा था। वो अभी धानी को बस खुद में फील करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा के धानी को खुद से चिपका के रखा था। वही धैर्य के ऐसे चिपकाने से धानी को सांस लेने में तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने कोई हरकत नहीं की और ना ही कोई शिकायत। दरअसल वो खुद भी धैर्य को खुद में फील करना चाहती थी। धैर्य के इस प्यार के लिए वो खुद भी बहुत तरसी थी पिछले कुछ दिनों से। और अभी जब धैर्य का प्यार उसे मिल रहा था तो वो उसमें जी भर के जी लेना चाहती थी। बारिश अभी जोरों से हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। पर धैर्य और धानी इन सभी चीजों से बेखबर एक दूसरे में खोए थे। पर जहां प्यार अपनी परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन दो प्यार करने वाले दिलों को अलग करने वाले की नजर भी इन पर पड़ चुकी थी। ये वही आदमी था जिसने धैर्य के पीछे जासूस लगा रखा था और उसकी थोड़ी ही सही पर हर खबर रखता था। धैर्य शादीशुदा है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं था, पर धैर्य ने किससे शादी की है और वो कैसी दिखती है इस बात से हर कोई अनजान था। वो आदमी अभी कार में बैठा दूर से कांच के थरू इन दोनों प्रेमी जोड़े को देख तीखी हंसी हंसते हुए खुद से बोला, तो ये है धैर्य सिंह रायजादा की वाइफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, धैर्य और धानी के बीच की गलतफहमियां अब दूर हो चुकी है। पर धैर्य के इतने दुश्मन है कि वो सब धैर्य को दर्द देने का बस मौका ही ढूंढते रहते हैं। तो देखते हैं अब कि इस बार धैर्य अपने इस दुश्मन से अपने प्यार को कैसे बचा के इसे हराता है। एपिसोड 147। शाम हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी, वो भी बहुत तेज, और साथ में सर्द हवाएं भी चल रही थी। धानी और धैर्य बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, पर सर्दी इन दोनों को ही जरा सी भी नहीं लग रही थी। दोनों अभी एक दूसरे से इस कदर चिपके हुए थे कि सर्द हवाएं इन्हें छुके खुद के वजूद को बदल रही थी। और ये सब कुछ दूर से कार में बैठा शख्स गौर से देख रहा था। आज पहली बार उसने धैर्य की बाहों में किसी लड़की को देखा था और शौक था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि धैर्य किसी लड़की को छूना तो दूर, किसी लड़की को कभी भी अपने पास भी नहीं भटकने देता था। और अगर धैर्य ने किसी लड़की को अपनी बाहों में भरा था तो वो लड़की धैर्य के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो भी बहुत ज्यादा। इसलिए वो शख्स अभी उस लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था जिसने अपने चेहरे को धैर्य के सीने में छुपा के रखा था। तेज हवाएं चल रही थी, इस वजह से धानी की साड़ी हवा में लहरा रही थी और इसी वजह से लोगों को ये पता चल रहा था कि धैर्य ने अभी किसी को अपनी बाहों की छाव में छुपा के रखा है। उस आदमी से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने कदम कार से बाहर निकाले और बारिश में भीगते हुए ही उस ओर बढ़ने लगा जहां अभी धानी और धैर्य थे। उस आदमी को ऐसे बारिश में कार से बाहर निकलते हुए उसके असिस्टेंट ने देखा तो उसे रोकते हुए कहा, सर प्लीज अभी कार से बाहर मत जाइए, काफी तेज हवाओं के साथ अभी बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। अगर जलने के डर से मैं आग में हाथ ही नहीं डालूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आग में गर्मी कितनी होती है। उस आदमी ने चेहरे पे एक स्माइल लिए कहा और आगे बढ़ गया। और उस आदमी की बात सुन उसका असिस्टेंट हैरान रह गया। दोस्तों चलिए मैं आप सबसे इस आदमी की पहचान कराती हूँ। ये आदमी और कोई नहीं, जेम्स स्मिथ का बेटा जैक्सन स्मिथ है। उम्र 26 साल। वैसे ये इंडिया में रहते तो नहीं है, पर हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। जेम्स स्मिथ और क्यारा के साथ धैर्य ने जो भी किया उसकी वजह से ये यूके से पहली फ्लाइट पकड़ के आ गए। बहुत कोशिश की अपने पिता से मिलने की और बहन को ढूंढने की, पर अभी तक मिल नहीं पाए। और क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और इसलिए ये उन्हें वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि धैर्य को झुकाना और उसके चंगुल में फंसे किसी को भी आजाद कराना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं जैक्सन स्मिथ क्या कर पाते हैं। वैसे अगर लुक की बात करें जैक्सन स्मिथ की तो रंग दूध जैसा गोरा है, बाल हल्के गोल्डन है, आंखों का रंग हल्का भूरा है, ब्रॉड चेस्ट, सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स, हाइट है 6.3। एक हाथ में हमेशा प्लेटिनम की ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में लिमिटेड एडिशन वॉच, एक कान में छोटी सी गोल्ड इयरिंग, और फैमिली के साथ जो भी उस वजह से चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा, पर अभी सुहावने मौसम और सामने चल रहे रोमांटिक सीन की वजह से चेहरे पे शातिर मुस्कान। जैक्सन पेंट के पॉकेट में साइड से हाथ डाले धीमे कदमों से धानी और धैर्य के पास एटीट्यूड में बोला, हेलो मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा कहते हुए जैक्सन धानी को देखने की कोशिश करने लगा। जैक्सन की आवाज सुन धानी और धैर्य अपने होश में आए और उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी पब्लिक एरिया में क्या करने वाले थे। वैसे इस बात से धैर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लड़ धानी शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो उस अनजान आवाज को सुन धैर्य से दूर होने को हुई, पर अगले ही पल धैर्य ने धानी को और भी मजबूती से खुद की बाहों में जकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, कोशिश भी मत करना मुझसे एक कदम भी दूर होने की। धानी धैर्य की बात सुन शोक्त हो उसे देखते हुए, धैर्य हम दोनों अभी अपने रूम में नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस पे है,
इसलिए प्लीज छोड़िए मुझे, कहते हुए धानी धैर्य के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। पर धैर्य की पकड़ धानी की कमर से ढीली होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गई और वो बहुत ही बुरी तरह धानी को घूर के देखते हुए बोला, ये बात तुम्हें मुझे सिड्यूस करने से पहले सोचनी चाहिए थी। धानी हैरानी से धैर्य को देखते हुए, पर धैर्य, मैंने कहा आपको सिड्यूस किया? वो अभी काफी ज्यादा हैरान थी इस बात से कि वो तो बस बारिश में भीग रही थी। उसके अलावा उसने सिर्फ धैर्य से माफी मांगा और कुछ नहीं किया। उसने तो धैर्य ऐसा क्यों कह रहा है कि उसने उसे सिड्यूस किया? धैर्य जब धानी को इतना ज्यादा हैरान देखता है तो धानी की नाक पे अपने होठों को रखते हुए बोला, एक बार खुद को आईने के सामने देख लो धानी, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा हॉट लग रही हो। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को रोक के रखा है। ये तो शुक्र मनाओ कि हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं, अपने रूम में नहीं। अगर अभी हम अपने रूम में होते तो तुम अभी बेड पे मेरे नीचे होती और मैं तुम्हें पी रहा होता और तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी के मजे ले रहा होता। मैं धैर्य सिडक्टिव वे में बोला, जिसे सुन धानी शर्मा गई। उसकी नजरें शर्म की वजह से नीचे झुक गई थी और होंठों पे गहरी स्माइल आ गई थी। धैर्य धानी के चेहरे इस चमक को देख बोला, तुम्हारा यूं शर्माना मुझे तुम में डुबाने को मजबूर कर रहा है धानी। क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे और भी ज्यादा शिद्दत से प्यार करूं? धैर्य अपने होंठ धानी के गाल पे ठहरी बारिश की बूंदों को पीते हुए बोला। और धैर्य की इस हरकत से धानी के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। उसने कसके धैर्य के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और एक आह की आवाज के साथ धैर्य से बोली, धैर्य मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं आपका पैलेस में वेट करूंगी, वहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं पर अभी छोड़ दीजिए, धानी रिक्वेस्ट करते हुए बोली। पर धैर्य धानी के रिक्वेस्ट को बेदर्दी से ठुकराते हुए बोला, अभी जैसा हाल है मेरा उस हाल तक मैं इतने समय तक वेट कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे जो भी चाहिए वो अभी चाहिए। कहके धैर्य ने धानी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेके ऑफिस के अंदर जाने लगा। धानी धैर्य की बेसब्री देख पूरी तरह से शर्मा गई और शर्म की वजह से उसने अपने चेहरे को धैर्य के सीने में पूरी तरह से छुपा लिया। वो अभी इतनी ज्यादा शर्मा रही थी कि उसने खुद को किसी बिल्ली के बच्चे की तरह धैर्य की बाहों में सिकोड़ लिया था, जिसकी वजह धैर्य की बेसब्री तो थी पर उसके साथ वो लोग भी थे जो इन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे प्यार भरी नजरों से। वैसे धैर्य के गार्ड्स ने धैर्य और धानी को पूरी तरह घेरा था चारों तरफ से और इस वजह से कोई भी दोनों को देख नहीं पा रहा था। और वही खुद को पूरी तरह से अवॉइड होता देख जैक्सन गुस्से में लाल हो गया। वो अपनी जगह पे खड़ा हो धैर्य को धानी को अपनी बाहों में उठा के लेके जाते हुए देखने लगा। इस समय गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठियां बंद थी। जैक्सन गुस्से में धैर्य को जाते हुए देखते हुए खुद से, ऐसा लगता है जैसे तू इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। धैर्य सिंह राय ज्यादा तो देख मैं कैसे तुझसे तेरे प्यार को दूर करता हूँ। तू अपने प्यार को एक नजर देखने के लिए भी तरसेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी बहन और अपने बाप को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तू खुद उन दोनों को सही सलामत मेरे पास लेके आएगा और मुझसे भीख मांगेगा जब मैं तेरे प्यार को अपनी कैद में ले लूंगा तो। जैक्सन अपनी जगह पे खड़े खड़े धैर्य को जाते हुए देख खुद से ढेर सारे वादे करता है। वो अब भी वैसे ही बारिश में भीग रहा था और जलती हुई निगाहों से धैर्य को और भी ज्यादा दूर जाते हुए देख रहा था। एक तक एपिसोड 148 धैर्य धानी को अपनी बाहों में उठा के ऑफिस में बने अपने प्राइवेट रूम में लेके चला गया और वहां उसने धानी के साथ अपनी उस हसरत को पूरी की जिसके लिए सिर्फ वो ही नहीं बल्कि धानी भी तरस रही थी। पर आज धैर्य ने धानी के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं की और वाइल्ड तो वो बिल्कुल भी नहीं था। आज धानी अगर उसे मना कर रही थी तो वो उसे मान रहा था। आज उसने धानी को बेड पे जरा सी भी तकलीफ नहीं दी और इस वजह से धानी को भी मजा आ रहा था धैर्य के साथ इंटीमेट होने में। उसके चेहरे पे पूरे समय में एक चमक थी जो कि नॉर्मली उस समय नहीं होती थी जब धैर्य उसके साथ जबरदस्ती करता। और क्योंकि धैर्य धानी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था इसलिए आज धानी भी काफी ज्यादा जोश में थी और उस पे खुल के अपना प्यार लुटा रही थी जिसमें धैर्य को एक अलग सा सुकून मिल रहा था और चेहरे की चमक उस वजह से बढ़ी हुई थी। दोनों करीब 4 से 5 घंटों तक एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे रहे, फिर थक हार के एक दूसरे से लिपट के सो गए। दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ बुरी तरह से बिखरे हुए थे, यहाँ तक रूम की लाइट्स भी ऑन थी जो हल्की डिम थी। दोनों एक दूसरे को चिपकाए गहरी नींद में सोए हुए थे। और वहीं दूसरी ओर जैक्सन मीटिंग रूम में अब भी धैर्य के आने का वेट गुस्से में कर रहा था। उसे मीटिंग रूम में एंटर होने के पहले ही बता दिया गया था कि धैर्य मीटिंग में नहीं आ पाएगा, पर फिर भी वो अभी मीटिंग हॉल में बैठा था और धैर्य का वेट कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि धैर्य अभी किस काम में बिजी है और इसी बात ने उसके गुस्से को बढ़ा दिया था। आखिर उसे गुस्सा आए भी क्यों ना, वहां उसकी बहन और उसका पिता जाने किस हाल में होंगे, वो भी सिर्फ धैर्य की वजह से, और वो इस टेंशन में कई रातों से सो तक नहीं पाया है चैन से। और यहाँ धैर्य मजे से अपनी लाइफ अपने प्यार अपनी बीवी के साथ बिता रहा है और इस एहसास ने उसके गुस्से के लावा को और भी ज्यादा हवा दे दिया था। जैक्सन अभी गुस्से में चेयर पे बैठा इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आया और सर झुका डिसेंट तरीके से बोला, बॉस यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, प्लीज चलिए यहाँ से। धैर्य सिंह रायजादा अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा होगा बेड पे, वो उसे छोड़ के नहीं आने वाला चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जैक्सन के असिस्टेंट ने नफरत भरे लहजे शांति से कहा।
धैर्य ने जैक्सन की बहन क्यारा और उसके पिता जेम्स स्मिथ के साथ जो भी किया था उस वजह से उसके दिल में भी धैर्य के लिए बेहिसाब नफरत ने जन्म ले लिया था, इसलिए वो खुद भी पूरी लगन से जैक्सन का साथ देता था धैर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में। जैक्सन के असिस्टेंट जॉर्ज मेकी ने जैक्सन से जो कुछ भी कहा उसे सुन वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंबे कदम बढ़ाते हुए मीटिंग हॉल से गुस्से में बाहर निकल लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वो अभी एकदम शांत था, उसे देख ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके दिल में धैर्य के लिए बेहिसाब नफरत भरी हुई है। जैक्सन कुछ देर में ऑफिस से बाहर निकल अपनी कार की ओर जाते हुए जॉर्ज से कहा, मुझे कहीं से भी पता करके बताओ इस धैर्य की बीवी के बारे में। मुझे उस धैर्य की डियर वाइफ की पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाके दो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इन 24 घंटों में तुमने मुझे धैर्य की वाइफ के बारे में सब कुछ पता करके नहीं बताया तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। जैक्सन अपनी बात कह अपनी जगह पे रुका और गुस्से में जॉर्ज को देखने लगा। जैक्सन के ऐसे देखने पे जॉर्ज ने सिर्फ अपना सर झुकाया और यस बोल बोल उसके लिए कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। कार के डोर का गेट ओपन होते ही जैक्सन कार में बैठ गया और एक टक डीएसआर ऑफिस को देखने लगा। उसका मन अभी इस ऑफिस में आग लगाने का कर रहा था, पर वो जानता था कि ये सब करने से पहले उसे धैर्य को कमजोर करना होगा और धैर्य को कमजोर करने के लिए उसके सबसे कमजोर नब्ज को दबाना होगा और उसकी सबसे कमजोर नब्ज उसकी बीवी है। इसलिए उसने धैर्य की बीवी के बारे में पता करने को कहा, जो कि लगभग नामुमकिन था, जिसका रीजन ये था कि जिस समय धैर्य को धानी मिली थी और उसने उससे शादी की उस समय उसने धानी की सेफ्टी के लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गायब करवा दिया। धैर्य ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो जो काम करता है उस काम में कितने खतरे हैं और उसे कमजोर करने के लिए उसके दुश्मन उसकी कमजोरी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए धैर्य ने न सिर्फ धानी को सिक्योरिटी में रखा था बल्कि धानी की पूरी फैमिली को भी सिक्योरिटी में रखा था, और न ही सिर्फ धानी की इन्फॉर्मेशन बल्कि उसकी माँ उसकी बहन तक की इन्फॉर्मेशन को उसने गायब करवा दिया। यहाँ जैक्सन धैर्य की जिंदगी में तूफान लाने की तैयारी कर रहा था तो वहां धैर्य और धानी बेड पे बिन कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। धानी अभी धैर्य के एक हाथ का तकिया बना उस पे लेटी हुई थी और धैर्य ने अपने उसी हाथ से धानी को खुद से चिपका के रखा था और उसके सिल्की बाल से खेल रहा था। धानी धैर्य के चेहरे पे सुकून भरे भाव देख मुस्कुराते हुए बोली, धैर्य अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? धैर्य धानी की लट को उंगली में रोल करते हुए, अगर मैं हाँ कहूं तो क्या करोगी तुम मुझे मनाने के लिए? धानी धैर्य के चेहरे को गौर से देखते हुए, अगर आपने हाँ कहा तो मैं इस बार मिनी स्कर्ट पहन के पूरी पब्लिक के सामने हुलाला डांस करते हुए आपको रिझाने की कोशिश करूंगी, धानी ने मजाकिया लहजे में कहा। और ये सुन धैर्य धानी को बुरी तरह घूर के देखने लगा और बोला, तुम मिनी स्कर्ट पहन के पब्लिक में डांस करके मुझे रिझाओगी या फिर दूसरे मर्दों को? धैर्य के बातों से अभी जलसी का एहसास धानी को साफ साफ हो रहा था, जिसे फील कर धानी के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो धैर्य को और भी ज्यादा गौर से देखते हुए बोली, तो उसमें गलत क्या है? अब अगर आप मुझसे नाराज रहेंगे, बात नहीं करेंगे मुझसे, तो मुझे भी तो टाइम स्पेंड करने के लिए और दिल बहलाने के लिए कोई चाहिए ना? और अगर ऐसे में कोई मुझे मिल गया तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। धानी को अभी धैर्य को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था, वो उसका गुस्से में फूली नाक देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। और वही धानी ने अभी जो भी कहा उससे धैर्य का चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था। वो अभी धानी को बुरी तरह घूरते हुए बोला, बहुत आग लगी है ना तुम्हारे जिस्म में जिसे तुम शांत करने के लिए किसी दूसरे की मदद लोगी? तो आज मैं इस आग को ऐसे शांत करूंगा कि तुम्हारे जुबान पे फिर किसी और का नाम ही नहीं आएगा, धैर्य ने कहा और जलसी और गुस्से में अंधा हो धानी के होंठों पे अपने होंठ रखने गया, पर धानी ने उससे पहले ही अपने होंठों पे अपने हाथ रख ली और धैर्य से ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोली, धैर्य प्लीज माफ कर दीजिए, मैं मस्ती कर रही थी कुछ देर पहले, आई एम सॉरी। धानी जल्दी जल्दी में बोली। उसमें अभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो धैर्य का गुस्सा और जलसी से भरा वाइल्ड रोमांस झेल सके, इसलिए उसने तुरंत माफी मांग ली। और वही धैर्य धानी के माफी मांगने पे उसे बुरी तरह घूर के देखते हुए, आज माफ कर रहा हूं पर अगली बार अगर तुम्हारी जुबान पे किसी गैर मर्द का नाम भी आया तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, धैर्य ने गुस्से में कहा और बेड से उठ अपने कपड़े पहनने लगा। एपिसोड 149। धानी और धैर्य अपने प्यार में जहां एक तरफ खोए हुए थे और एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे थे, तो वही जैक्सन ने अपना पूरा सोर्स लगा दिया था धैर्य की पत्नी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। इन सब में दिन बीतने लगे। धैर्य अब धानी के लिए खुद को बदलने की कोशिश करने लगा, ना सिर्फ दिखावे के लिए बल्कि दिल से। वो लोगों से ना सिर्फ धानी के सामने बल्कि उसके पीठ पीछे भी नॉर्मल बिहेव करता। धानी की माँ भी अब तक एकदम ठीक हो चुकी थी और अपने घर में शिफ्ट हो गई थी, और इसलिए दिव्या अब हॉस्टल में नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। धैर्य ने धानी की माँ और उसकी बहन की सिक्योरिटी में अपनी जान लगा दिया था। वो सिक्योरिटी की वजह से उन दोनों को भी अपने साथ पैलेस में ही रखना चाहता था, पर धानी की माँ पुराने ख्यालात की औरत थी जिनके हिसाब से बेटी के घर का पानी भी पीना सही नहीं है। इसलिए वो धैर्य सिंह रायजादा की सास होने के बावजूद अपनी सिलाई से ही अपनी दिनचर्या चलाने लगी। धैर्य को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि सरिता जी उसकी सास है, इसलिए सरिता जी से आम लोग खुल के मिलते थे। धैर्य ने भी जिन गार्ड्स को उनके और उनके घर के आसपास लगवाया था, वो गार्ड्स भी नॉर्मल कपड़ों में ही रहा करते थे उनके आसपास,
कुछ तो उनके पड़ोसी बनके रहते थे उनसे घुल मिलके, तो कुछ उनके कस्टमर बनके रहते थे उनके आसपास, एक आम दंपत्ति की तरह। जहां एक तरफ धानी की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जी अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उन पर अब दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया था। राजेश जी भी उनकी फिक्र में अब बीमार रहने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, इस पूरी दुनिया में उनके पास सिर्फ उनका बेटा रोहन और मीनाक्षी जी ही थे। रोहन को तो धैर्य ने मार दिया था, उन्हें तो रोहन की लाश तक नहीं मिली थी। रोहन ने जो कुछ भी धानी के साथ किया था, उससे उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास हो गया था कि धैर्य अब रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने रोहन के मरने से पहले ही उसे मरा हुआ मान लिया था। और मीनाक्षी जी से ये कह दिया कि रोहन बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर गया है, जिस वजह से मीनाक्षी जी को रोहन के लिए जरा सा भी दुख या तकलीफ ना हो। यहाँ पैलेस में धानी भी खुशी खुशी रहने लगी। वो पहले भी धैर्य की बात माना करती थी, पर अब वो दिल से उसकी हर बात मानने लगी। उसने अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया था। इन सब में पूरे 1 महीने बीत गए देखते देखते। इस 1 महीने में जहां धानी की जिंदगी और ज्यादा खुशहाल हो गई, तो मीनाक्षी जी के लिए अब उनकी अपनी सांस भी बोझ लगने लगी, और ये बात धानी को पता थी। और अब वो अपनी पूरी कोशिश करती धैर्य को मनाने और मीनाक्षी जी के पास उसकी परमिशन से जाके मिलने की। 1 महीने बाद पैलेस का लिविंग हॉल। धैर्य अभी फोन पे किसी से बात कर रहा था और काफी ज्यादा सीरियस था। धानी मेगजन पढ़ते हुए या फिर शायद पढ़ने का नाटक करते हुए धैर्य को चोर नजर से कब से देखे जा रही थी और उसे नोटिस कर रही थी। और ये बात धैर्य फोन पे बिजी होते हुए भी नोटिस कर रहा था, वो भी बहुत अच्छे से। उसने फोन पे बात कसरते हुए उस मैगजीन के कवर पेज को भी देखा जिसे धानी ने लिया था। धैर्य ने जैसे ही उस मैगजीन के कवर पेज को देखा, वैसे ही उसके होंठों पे हंसी आ गई। धानी, जो कि धैर्य के सामने मैगजीन के पढ़ने का दिखावा कर रही थी, वो जब धैर्य को अचानक हंसते हुए देखती है तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि धैर्य हंस क्यों रहा है। पर जब कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि धैर्य क्या देख के हंस रहा है, तो उसकी भी नजर उस मैगजीन के कवर पेज पे गई और उस कवर पेज को देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक्चुअली कवर पेज पे एक लड़की की फोटो थी जो कि स्टाइल में खड़ी थी, बहुत ही शॉर्ट बिकनी पहने अपने पार्टनर के साथ। और उस मैगजीन पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, अपने पार्टनर को बेड पे सेटिस्फाई करने के अलग अलग नुस्खे। धानी की नजर जैसे ही उन अक्षरों पे जाती है, वैसे ही उसका मुंह पूरा का पूरा खुला रह जाता है। वो तुरंत मैगजीन को अजीब तरीके से बंद कर डेस्क पे वापस से रख शर्मिंदगी में उठ के जाने लगी, पर तभी धैर्य ने उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। धैर्य के ऐसे खींचने से धानी धैर्य के लेप पे जाके गिरी और उसका सर धैर्य के सीने से टकरा गया। और इससे पहले वो खुद को संभालती धैर्य ने उसकी कमर को जकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, रूम में जा रही थी भाग के, वैसे कैसे खुश करने वाली हो आज मुझे तुम। बेड पे कुछ मदद चाहिए तो बता दो, मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी मिलेगी। धैर्य ने मजाकिया लहजे में धानी को छेड़ने के लिए कहा। और धैर्य की बात सुन धानी के गोरे गाल शर्म से पूरे लाल हो गए। वो धैर्य के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोली, धैर्य प्लीज मजाक मत उड़ाइए, आपको भी पता है मैं ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचती। धानी ने शर्माते हुए कहा, जिसे देख धैर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन अभी धानी के लाल हो चुके गाल पे बाइट करने को कह रहा था, पर उसका शैतानी दिमाग उससे धानी को छेड़ने के लिए कह रहा था। और उसने हमेशा की तरह दिमाग की बात सुनी और धानी को छेड़ते हुए बोला, अच्छा ये बात है, तो फिर ये मेगजीन क्यों पड़ी जा रही थी? तुम मुझसे सच कह सकती हो, मैं सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, धैर्य ने कहा और धानी के होंठों के किनारे को चूम लिया। धैर्य के ऐसे किस करने से धानी की पकड़ धैर्य के कंधे पे और भी मजबूत हो गई और उसके मुंह से एक आह निकल गई। धैर्य धानी के ऊपर अपना इस कदर असर देख खुश हो उसके गाल पे अपनी फिंगर्स घुमाते हुए बोला, वैसे तुम्हें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए किसी भी तरह के बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बस एक स्माइल से ही ये धैर्य सिंह राय ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए ये धैर्य। धैर्य ने इस बात का जिस अंदाज में कहा, उससे धानी उसकी ओर एक टक देखने लगी। धैर्य की आंखों में धानी को अपने लिए एक तपिश साफ साफ दिखाई दे रहा था। धानी उस तपिश को महसूस कर धैर्य के सीने में अपना मुंह छुपा धीमी आवाज में बोली, धैर्य प्लीज यूं मत देखिए मुझे शर्म आती आपके यूं देखने से, धानी ने दबी हुई आवाज में कहा। जिसपे धैर्य के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसने अपने होंठों को धानी के गले पे रखते हुए कहा, और तुम्हारे यूं शर्माने से तुम्हारे लिए मेरी प्यास और भी ज्यादा बढ़ती है और जिसे तुम्हें अब शांत करना होगा। कहते हुए धैर्य धानी के गले और कॉलर बोन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। धानी धैर्य के ऐसे करने पे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी पकड़ अभी धैर्य के कंधे पे एकदम मजबूत थी। चेहरे पे दोनों के ही चमक से भरा सुकून था। धैर्य धानी के गले पे अपने होंठ घुमाते हुए उसे सोफे पे अपने नीचे लिटा उसकी ड्रेस के अंदर हाथ डाल उसकी बॉडी को सहलाने लगा। धानी और धैर्य अभी इस समय ये तक भूल चुके थे कि दोनों अपने रूम में नहीं बल्कि हॉल में है, जहां चारों तरफ सर्वेट्स फैले हुए हैं। वैसे धैर्य और धानी को इतना नजदीक देख के सभी सर्वेट्स वहां से चले गए थे। कोई भी इस समय वहां मौजूद नहीं था। पर तभी किसी की आवाज आती है और धानी झटके में धैर्य को खुद से दूर कर उठ जाने लगती है, पर धैर्य की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि वो खुद को धैर्य से अलग भी नहीं कर पाती।
धैर्य धानी को वैसे ही जकड़े हुए सामने खड़े इंसान को घूर के देखते हुए बोला, जैक्सन तुम्हें मैंने कहा है ना कि पैलेस में मैं बिजनेस मीटिंग नहीं करता, तो क्यों यहाँ आए तुम? धैर्य बहुत ही बुरी तरह अभी जैक्सन को घूर के देखते हुए बोला। वही धानी ने अभी शर्म से अपनी नजरों को झुका के रखी थी और धैर्य के हाथ को अपनी कमर से लगातार हटाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, धैर्य आप अपना काम करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है। धानी धैर्य को घूर के देखते हुए एक एक शब्द पे जोर देते हुए धीमी आवाज में बोली, और धानी के ऐसे कहने पे धैर्य की पकड़ उस पर से ढीली पड़ जाती है। उसके चेहरे पे जो रखा कठोरता थी वो धानी की आवाज सुन फीकी पड़ जाती है। धानी को जैसे ही महसूस होता है कि धैर्य ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी है, वो तुरंत उस मौके का फायदा उठा उसके हाथ को झटके में हटा रूम की तरफ भाग जाती है। एपिसोड 150। जैक्सन जैसे ही पैलेस में एंटर करता है वैसे ही उसे सोफे पे सामने धैर्य की बाहों में धानी दिखती है। धैर्य धानी के साथ जिस तरह से खुश था और उसे खुद से चिपका के उससे बातें कर रहा था, उससे जैक्सन की नसें तन जाती है गुस्से में। जैक्सन धैर्य को खुश देख खुद से, मेरी बहन और बाप को खून के आंसू रुलाने के बाद तू खुश रह कैसे सकता है धैर्य? नहीं, तेरी इन खुशियों को जब तक मैं आग नहीं लगा दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भले ही तुझे बर्बाद करने में मैं खुद भी बर्बाद क्यों ना हो जाऊं, पर जब तक मैं तेरी खुशी का जरिया तुझसे छीन के मैं तुझे दर्द नहीं दे देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जैक्सन खुद से ही बोल धैर्य और धानी के पास आज चेहरे पे झूठी स्माइल लिए। ओह नो, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बोथ ऑफ यू, जैक्सन हिचकिचाहट में बोला और दूसरी तरफ उसने दिखावे के लिए अपना चेहरा कर लिया। और वही जैक्सन की आवाज सुन धैर्य और धानी अपने होश में आए। धानी तो अभी इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो धैर्य से खुद को छुड़ा कमरे की तरफ भाग जाती है। जैक्सन धानी को यूं शर्म से भाग के जाता नॉर्मल वे में एक नजर देख अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। धैर्य जो कि जैक्सन के यूं अचानक आने से काफी ज्यादा उखड़ा हुआ था और जैक्सन के हर एक एक्शन को बहुत अच्छे से नोटिस कर अपनी जगह से उठ उसके पास आप बेरुखी से बोला, दुनिया में किसी भी चीज पे नजर डालना मैं माफ कर दूंगा, पर अगर मेरी पत्नी पे नजर डाला तूने तो मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। धैर्य धमकी भरे लहजे में बोला और जैक्सन के हाथ में जो फाइल थी उसे उसके हाथ से ऑलमोस्ट खींचते हुए पैलेस के बाहर जाने लगा। धैर्य को जाते हुए देख जैक्सन तीखी स्माइल करते हुए खुद से बोला, अभी तक तो इंटरेस्ट नहीं है मुझे तेरी बीवी में धैर्य, पर जिस तरह से तू अपनी बीवी के लिए पोसेसिव है उस तरह से मुझे भी तेरी बीवी में इंटरेस्ट आने लगा है। और अगर एक बार जैक्सन स्मिथ किसी चीज में इंटरेस्ट लेने लगे तो फिर चाहे वो चीज बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, जैक्सन उसे छोड़ता नहीं है किसी भी कीमत पे नहीं। इसलिए मुझसे अपनी बीवी को जितना हो सके उतना दूर रख। और फिर तुझे तो दर्द देने का लक्ष्य मैंने पहले से ही बना के रखा है, पर अभी उसे एग्जीक्यूट करने का समय नहीं आया है। जैक्सन अपनी बात कह उस ओर एक नजर देखता है जहां से धानी अभी अभी भाग के गई थी। कुछ सेकंड अपनी जगह पे खड़े हो उस ओर देखने के बाद जैक्सन भी धैर्य के पीछे चला जाता है। गार्डन एरिया। धैर्य और जैक्सन दोनों अभी गार्डन में आमने सामने बैठे थे। धैर्य अभी उस फाइल को बहुत गौर से पढ़ रहा था जिसे जैक्सन लेके आया था। धैर्य फाइल को पूरी तरह बहुत ध्यान से पढ़ के जैक्सन से, तुमने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से रेडी किया है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम इस काम को पूरी ईमानदारी से करोगे? धैर्य जैक्सन को घूर के देखते हुए बोला, जिसपे पहले तो जैक्सन मजाकिया लहजे में हंसने लगा, फिर बोला, जिस काम को हम जैसे 2 नंबर काम करने वाले लोग करते हैं ना धैर्य, उस काम में ईमानदारी नहीं देखी जाती। धैर्य जैक्सन की बात सुन उसे बुरी तरह घूर के देखने लगा। जैक्सन को एहसास हो रहा था कि धैर्य उसे घूर रहा है, पर फिर भी वो आगे बोला, जब तक तुम मेरे इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे तब तक काम प्रॉपर तरीके से होगा, पर जिस समय तुम पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे उस समय से काम भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैक्सन कॉन्फिडेंस के साथ बोला। धैर्य जैक्सन की सारी बात बहुत ध्यान से सुन कुछ देर रुक उससे बोला, तुम्हें देख ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मेरे पास किसी मकसद से आए हो? जैक्सन टेढ़ी स्माइल करते हुए, मकसद तो हर किसी के पास होता है धैर्य, किसी को दुनिया का शहंशाह बनना होता है तो किसी को सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है। तुम्हारा इन दो में से क्या मकसद है? धैर्य जैक्सन को ध्यान से देखते हुए बोला। जिसपे जैक्सन ने कहा, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूं और पैसों को बारे में, जहां पैसे मिले मैं वहां चला जाता हूं। अगर ऐसी बात है तो इस बात का क्या भरोसा है कि तुम मुझे इन्हीं पैसों की वजह से धोखा नहीं दोगे? धैर्य जैक्सन को शक भरी नजर देखते हुए बोला। जिसपे जैक्सन चेयर पे आरामदायक पोज में बैठते हुए बोला, जैक्सन खुद को सिर्फ एक बार बेचता है धैर्य, उसके बाद अगर कोई जैक्सन के सामने दुनिया भर की भी दौलत रख दे तब भी जैक्सन खुद के ईमान को हिलने तक नहीं देता। जैक्सन अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ कहता है जिसपे धैर्य कुछ देर के लिए पूरी तरह खामोश हो जाता है। जैक्सन जो कुछ भी कह रहा था वो एक अजीब से लहजे में बोल रहा था जिससे धैर्य को अजीब सा फील होने लगा, पर वो उसकी बातों का कोई जवाब देता उससे पहले उसे अपने पीछे से धानी की आवाज आई। धैर्य आप अभी तक काम कर रहे हैं, दोपहर होने को आए हैं और आपको अभी तक भूख भी नहीं लगी? धानी धैर्य के पास आ उसे सवालिया नजरों से गौर से देखते हुए बोली। जिसपे धैर्य ने पहले तो हाथ में ली हुई फाइल को डेस्क पे रखा और धानी के पास आ उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है?
धानी धैर्य के सवाल करने पे मासूमियत में हाँ में जवाब देती है, अपने पेट पे हाथ रखे हुए। धैर्य के चेहरे पे धानी की हाथ सुन बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ पैलेस के अंदर लेके जाते हुए बोला, तो चलो लंच करते हैं। वो धानी का हाथ पकड़ अंदर जाने लगा, तभी उसे पीछे से जैक्सन की आवाज आई, तुम्हारे एक साइन के लिए मैं पिछले 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ धैर्य, कभी तुम्हारे ऑफिस के तो कभी तुम्हारे पैलेस में, और मेरे इतने दिनों की मेहनत के बाद जब तुमने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है तो फाइल में साइन करने में क्या प्रॉब्लम है, जैक्सन चिड़चिड़े आवाज में बोला। जिसपे धैर्य पहले उसकी तरफ मुड़ा और उसे गौर से देखते हुए बोला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जैक्सन, जिसपे मुझे अपने पैसे लगाने हैं या नहीं इसके बारे में मुझे सोचना होगा, और तुम्हें तब तक वेट करना होगा, और अगर तुमसे वेट नहीं होता तो तुम अपना बिजनेस प्रपोजल किसी और के पास लेके जा सकते हो, धैर्य ने बेरुखी से कहा। जिसपे धानी पूरी तरह हैरान हो उसे देखने लगी। फिर धैर्य से नजर हटा उसकी नजर जैक्सन पे गई, जिसका चेहरा अभी पीला पड़ गया था धैर्य की बात सुन के। धानी जब जैक्सन का मुरझाया हुआ चेहरा देखती है और धैर्य के गुस्से में देखती है तो वो माहौल को बदलने के लिए बोली, धैर्य चलिए ना, भूख लगी है बहुत जोर से, धानी मीठी सी आवाज में जल्दी जल्दी में बोली, जिससे धैर्य का मूड सही हो गया, पर अगले ही पल धानी ने जो कहा उससे उसका पूरा मुंह बहुत ही बुरी तरह से बन गया। धानी धैर्य से बोलने के बाद जैक्सन की ओर देखते हुए इज्जत भरे लहजे में बोली, आप भी आइए ना हमारे साथ लंच करने के लिए, धानी चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लिए बोली। और धानी की बात सुन और उसके चेहरे की मीठी सी मुस्कुराहट देख जैक्सन के मुरझाए हुए चेहरे पे एक चमक आ गई, पर जब अगले पल उसका ध्यान धैर्य पे गया तो वो खुद को संभालते हुए बोला, जी नहीं धानी जी, आप लोग लंच करिए, मैं होटल में जाके खा लूंगा। जैक्सन अपनी बात कह फाइल को ले जाने लगता है। जैक्सन के जाने पे धैर्य का चेहरा नॉर्मल हो तो जाता है, पर अगले ही पल वो फिर से धानी को घूरने लगा। धानी ने जो भी कहा, धैर्य आप कहिए ना जैक्सन से, आप कहेंगे तो जैक्सन मना नहीं करेंगे। और फिर धैर्य मम्मी कहती है कि खाने के समय अगर दुश्मन भी घर आए तो उसे भी भूखा नहीं भेजते, फिर तो जैक्सन हमारे मेहमान है ना। धानी चेहरे पे दुनिया भर की मासूमियत लिए धैर्य से बोली, जिसपे धैर्य धानी को घूरने लगा। वो अभी चाह के भी धानी पे गुस्सा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि धानी के मन में कोई खोट नहीं था, पर वो किसी अनजाने इंसान को अपनी बीवी की परछाई के भी करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात वो धानी को कैसे समझाए। जहां धानी की बात सुन धैर्य उसे घूर के देख रहा था, वहीं जैक्सन के चेहरे की चमक बढ़ी हुई थी धानी की बात सुन के। वो अभी दोनों हस्बैंड वाइफ को ध्यान से देख रहा था, बहुत गौर से। धैर्य जहां किसी जंगली भेड़िए की तरह खूंखार लग रहा था तो वहीं धानी किसी मासूम सी हिरणी की तरह लग रही थी, पर फिर भी ये भेड़िए और हिरणी दोनों अभी साथ में थे, और ये कॉम्बिनेशन जैक्सन सर टेढ़ा कर तिरछी नजरों से गौर से देख रहा था और सब कुछ नोटिस कर रहा था। धैर्य धानी को घूर के देखते हुए, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी लंच पे बुलाने की, और वैसे भी जैक्सन को काफी काम है जिसे उसे टाइम पे पूरा करना है, इसलिए उसे जाने दो। धैर्य अपनी जलसी को कंट्रोल करते हुए चिड़चिड़े वे में बोला। और क्योंकि धैर्य ऐसा बर्ताव काफी दिनों बाद कर रहा था, इसलिए धानी उसे समझ नहीं पाई और नासमझी में धैर्य को देखने लगी। पर जैक्सन धैर्य की जलसी को अच्छे से फील कर मन ही मन खुश हो धानी से बोला, हाँ काम तो बहुत है इसलिए लंच नहीं कर सकता मैं तुम दोनों के साथ, पर एक वादा करता हूँ मैं फिर कभी डिनर फुर्सत में करूंगा तुम दोनों के साथ। धानी को गहरी नजरों से देखते हुए जैक्सन तुम कह कुछ सेकंड रुका, पर जब उसने धैर्य की नजरों की तपिश को फील किया तो बाकी के शब्द बोल धानी पर से अपनी नजरों को हटा। नॉर्मल सी स्माइल धैर्य और धानी की दे पैलेस से चला गया। धैर्य जैक्सन को जाते हुए बस एक टक घूर के देखता ही रहा। उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि जैक्सन जेम्स स्मिथ का बेटा है। जैक्सन ने अपनी पहचान धैर्य से और सारी दुनिया से छुपा के रखा था। वो हमेशा धैर्य से जो भी कहता उसके एक से ज्यादा कई मतलब होते, जिस वजह से धैर्य ने पिछले 1 महीने में जैक्सन को सिर्फ अवॉइड ही किया है, पर फिर भी जैक्सन अपना प्रोजेक्ट उससे अप्रूव कराने आ जाया करता था। जैसे आज वो पैलेस आया और जितनी भी बातें उसने की सारी बातों के मतलब कई सारे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।